नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा से 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। और अभी हाल ही में आपको पता है कि कल अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कल बीत चुका है, कि आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी जो करवाई जा रही थी, जो एग्ज़ाम करवाया गया था 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम कराया गया था, जो कि पेपर लीक हो चुका था, इसको फिर से दोबारा से री एग्ज़ाम कराने की बात की गई है। यानी फिर से री एग्ज़ाम कराने की बात करी गई है। और ये री एग्ज़ाम वही तरीका अपनाया गया है जिस तरीके से आपको कहा गया है कि यूपी पुलिस का पेपर 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाएगा। उसी तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम फिर से पुनः कराया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि पुनः परीक्षा दोबारा से होगी। अब ये समस्या सभी के सामने आ रही है कि जिस तरीके से एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, तो हम कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके की तैयारी करें। तो आपको पता है कि हमारा जो चैनल है हरीश क्लासेज बुलंदशहर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और पर डे आपको क्लास यहाँ पर मिलती रहेंगी 8 PM। और मैंने कहा था कि संडे में आपको एक क्लास मिला करेगी, वो भी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की सीरीज़ हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो मैंने अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपको एक चैप्टर ख़त्म भी कर दिया वहाँ पे, और उसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसके अंतर्गत देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल है क्या, सबसे पहले वे समझिए कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास की वह समय अवधि जहाँ पर इतिहासकार जब इतिहास लिखने के लिए पहुँचे तो वो निर्भर रहे केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही। यानी यह वह मानव की वह समय अवधि थी, मानव का वह युग था जहाँ पर मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन उसके द्वारा क्या लिखा गया है आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। जब इतिहासकार यहाँ के इतिहास को लिखने के लिए पहुँचा तो वो निर्भर रहा केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही। इसके अंतर्गत इसके ये जो काल है आपके, इस देखिए काल कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये शुरू होता है आपके, ठीक है, कितने कहाँ से, तो आद्य ऐतिहासिक काल शुरू होता है आपके 2500 ईसा पूर्व से, 2500 BC से लेकर के 600 BC, कितना 600 BC। तो ये शुरू होता है आपके 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य की जो समय अवधि चलती है आपके, वही होती है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 सभ्यताओं को रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 प्रमुख सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं देखिए, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 सभ्यताएं हैं। 2 सभ्यताएं। अब ये 2 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक सभ्यता है इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक सभ्यता है इसमें से वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 सभ्यताओं को रखा गया है, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो कालक्रम कितना है, वो है 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। वहीं अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो काल कितना है, वो है आपके 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये एक क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, या यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता को रखा गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक आपके वैदिक सभ्यता।
क्योंकि दोनों ही सभ्यता ऐसी है कि यहाँ का मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन यहाँ के मानव के द्वारा क्या लिखा गया है आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और जब इतिहासकार यहाँ के इतिहास को लिखने के लिए पहुँचा तो वो निर्भर रहा केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? मैंने बताए थे आपसे कि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो स्रोत होते हैं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं और जिनसे कोई ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जिनसे कोई ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा नगर है जिसका नाम है हड़प्पा, लेकिन इससे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में हुई थी, तो इस खोज ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा दी और ये बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत वैदिक सभ्यता से ना होकर के सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। और 1921 में हड़प्पा की खोजे जाने के कारण भारत का जो इतिहास था वो 1000 साल पहले भी पहुंच चुका था। क्या भारत का इतिहास पहले से नहीं था, लेकिन संस्कृति और सभ्यता का इतिहास नहीं था। पुराविद ज़्यादातर यही मानते थे, जो पुराविद थे वो पुराविदों का मानना था कि भाई देखिए, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता की जो शुरुआत हुई है वो वैदिक सभ्यता से हुई है। लेकिन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी और नई दिशा के साथ साथ इन्होंने बताया कि भारत की जो सभ्यता है वो 1000 साल पुरानी है। यानी जो हम 1500 ईसा पूर्व से जो सभ्यता को मानते आए थे, इनकी खोज के कारण ये सभ्यता 1000 साल पुरानी और हो गई। और इन्होंने बताया कि ये जो हड़प्पा है ये एक विकसित सभ्यता का एक अंग था, ये नगर था और यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी और यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो लोग थे वो व्यापारी थे, यहाँ का नगर ऐसा था, यहाँ का नगर नियोजन ऐसा था, जीवन ऐसा था। इस तरीके से एक नई सभ्यता को जन्म दिया और इन्हीं को कहा गया था पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए पहुँचे। ठीक है, चलिए अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा सिंधु घाटी काल। आइए जानते हैं सिंधु घाटी काल के बारे में एक सामान्य जानकारी। सबसे पहले हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम आपको पता ही है कितने से कितने तक है, ये कालक्रम है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे सबसे पहले एक सामान्य जानकारी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी किस व्यक्ति ने दी और किसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ है। तो सबसे पहले एक देखेंगे हम सामान्य जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, 1826 में, क्रम से आप याद कर चलिए, 1826 में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था चार्ल्स मैसन। 1826 एडी में एक व्यक्ति थे, इनका नाम चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। इसने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा टीलों की खोज करी और सर्वप्रथम जिस हड़प्पा टीलों के बारे में जानकारी बताई उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक पत्रकार और पत्रकार के साथ साथ एक अन्वेषक थे। कौन थे? अन्वेषक कौन होते हैं? अन्वेषक जो होते हैं एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए स्थलों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। यानी नए नए स्थलों की खोज करने वाले व्यक्ति, जो आपके ऐसे स्थल जिनको भविष्य में पता होता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। जैसे आज भी लोग एक गोल्डन सिटी को ढूंढने के चक्कर में लगे होते हैं, लेकिन पौराणिक कथाएं हैं कि गोल्डन सिटी थी या नहीं थी, इस चीज़ को लेकर के। तो अन्वेषक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो ऐतिहासिक स्थलों की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, इनको अन्वेषक कहा जाता है। तो चार्ल्स मैसन ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो भटक करके 1826 में कहाँ पहुँचे? आज उस स्थान पर जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने 1826 में सर्वप्रथम जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेकिन इनकी इस जानकारी पे किसी ने विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, आगे 1842 में इन्हीं की जानकारी पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रकाशित क्या हुई? प्रकाशित उस पुस्तक का नाम था, एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था दी नैरेटिव। पुस्तक का नाम था दी नैरेटिव। अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए।
दी नैरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान। दी नैरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान। दी नैरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान पुस्तक में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रकाशित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्रकाशित हुई, जानकारी प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले यदि नरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान एक पुस्तक है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी को प्रकाशित किया गया, लेकिन इसके बाद फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद आपको पता है कि इसके बाद जब आपको पता है कि भारत में, ठीक है, रेलवे लाइन आ चुकी थी, और रेलवे लाइन आपको पता है कि 1853 में भारत में पहली रेल चली, और रेल जो चली थी उसका नाम था मुंबई से लेकर ठाणे तक एक रेल चली। और रेल जो चली थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से लेकर ठाणे तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और पहली ट्रेन यहीं पर चली थी। तो रेलवे को बढ़ावा देने के लिए दो व्यक्ति थे, इनका नाम था 1856 में विलियम ब्रंटन। क्या नाम था? विलियम ब्रंटन। तो एक का नाम था विलियम ब्रंटन, एक का नाम था जॉन ब्रंटन। तो विलियम ब्रंटन एवं जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन एवं जॉन ब्रंटन ये दो भाई थे। इनको रेलवे लाइन बिछाने का एक काम सौंपा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये लाहौर से लेकर के कराची, यानी कौन सा, लाहौर से लेकर के कराची तक, इधर कराची पड़ता है पाकिस्तान में, इधर लाहौर पड़ता है, तो लाहौर पंजाब से लेकर के कराची तक एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस रेलवे लाइन के दौरान, इस खुदाई के दौरान, जब यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर उस स्थल की खुदाई होनी शुरू हुई, और खुदाई के दौरान जब यहाँ से कुछ इन्होंने ईंटें प्राप्त करी, जब इन्होंने यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त करी तो इन ईंटों को इन्होंने एक लैब में भेजा, और वहाँ पर इनका परीक्षण किया गया, और इन ईंटों को इन्होंने रोड़ी के रूप में प्रयोग किया, और रोड़ी के रूप में प्रयोग किया तो इनको परिणाम कुछ अच्छे मिले। जो ईंटें इस स्थल से खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थल से, हड़प्पा वाले स्थल से, तो इन ईंटों का जब इन्होंने देखा कि भाई बहुत अच्छा परिणाम हमें मिल रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इन्होंने इस ओर ध्यान दिया, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी जो अपने समय में एक नगरीय थी, विकसित थी, अच्छी थी, और यहाँ पर तो इन्होंने ईंटों का परीक्षण करवाया और देखा कि ये आज की नहीं बल्कि ईंटें जो हैं आज से लगभग कम से कम कई हजार साल पुरानी हैं। लेकिन इनकी ओर फिर भी ध्यान देना शुरू नहीं किया गया, इस सभ्यता की ओर। लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति और थे 1853 में, आप उन्हें जानते भी हैं। 1853 से लेकर के 1853 व इन्होंने 1873 में एक जानकारी दी थी। इन व्यक्ति को आप जानते भी हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव डाली, और इन्होंने इस ओर ध्यान दिया, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों की खुदाई तो नहीं की गई थी, लेकिन इस सभ्यता के बारे में इन्होंने जानकारी दी। लेकिन ये उस तरीके से पूरी प्रामाणिकता के साथ जानकारी नहीं दे पाए थे, क्योंकि ये इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन इस ओर ध्यान देना किसी ने शुरू नहीं किया, ध्यान फिर भी नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति और आए थे, ठीक है। इसके बारे में जो इन्होंने जानकारी दी, इसके बाद 1912 में इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी फिर से प्रकाशित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी फिर से प्रकाशित हुई, और ये जो प्रकाशित हुई थी वो किसके आधार पर? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो बातें कहीं, उन बातों को, उन सभी बातों को इस पुस्तक में, किस पुस्तक में, यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक जानकारी के माध्यम से ये कहा गया कि भारत में कोई सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता तो इन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता है। जो जानकारी इन्होंने दी उस जानकारी को यहाँ प्रकाशित किया गया था।
लेकिन 1912 में जो जानकारी प्रकाशित हुई, इस जानकारी के माध्यम से, इस जानकारी के आधार पर ये तय कर पाना मुश्किल था कि क्या वास्तव में यहाँ कोई सभ्यता थी, नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये बातें आगे चलती चली गई और आगे चल कर के आपको पता है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष बने, सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष एक व्यक्ति बने जिनका नाम था जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने 1921 में। और ये महानिदेशक थे उस समय। कौन थे? महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और इन्हीं के निर्देशन में 1923 और 24 में पहले स्थल की खुदाई होनी शुरू हुई। और लेकिन खुदाई तो 1921 से ही शुरू हो गई थी, 1921 से, लेकिन 1924 तक स्थल के बारे में पता चल चुका था। तो 1921 में इस स्थल की जो खोज करता थे उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई करवानी शुरू की। और वो खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? वो खुदाई हुई थी इनके निर्देशक में। ये निर्देशक थे उस समय महानिर्देशक, और जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खुदाई हुई। और उसके बाद पता चला कि भारत में कोई सभ्यता थी जो अपने काल में विकसित अवस्था में थी, और यहाँ से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत मानी गई। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब यहीं से पूरी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जो ऐतिहासिक युग हमारा माना जाता था कि वैदिक काल से शुरू है हमारी संस्कृति सभ्यता, उसने एक नई दिशा को जन्म दिया। और ये कहा गया, इस खोज ने एक नई दिशा को जन्म दिया और कहा कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से शुरू ना होकर के वो शुरू होती है आपके सिंधु घाटी काल से। क्योंकि सिंधु घाटी काल भारत के उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ आज वर्तमान पाकिस्तान है, और इसके दो क्षेत्र आपके सुरतगोई और मुंडिकाक अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी पड़ते हैं। तो ये एक नॉर्मल जानकारी थी जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट। तो सामान्य जानकारी की बात करें तो एक बार फिर से देख लिया, 1826, 1842, 1856, 1853 और 73 में अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? चलिए यहाँ पे एक बात आई है, सर्वेक्षण विभाग। तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहे हैं, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग। कौन सा? पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें, सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 नहीं, बाय मिस्टेक, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव डाली। तो जिसने व्यक्ति ने इनकी नींव डाली थी उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी 1853 और 1873 में। अब आप सोचोगे जी 1861 में इन्होंने नींव क्यों डाली? तो 1853 में इन्होंने जानकारी दी। देखिए, भारत में उस समय तक खुदाई करवाने के लिए कोई विभाग नहीं था जो ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवा सके। जैसे आज भी आप देखते हैं, जो कोई हिस्ट्री से अगर कोई PhD करने वाला व्यक्ति होता है तो वो ऐसे ही स्थलों पर जाता है, खुदाई जहाँ हो रही होती है ऐसे स्थलों पर जाकर के जानकारी जुटाते हैं और गहराई से उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, क्योंकि 1858 में लॉर्ड कैनिंग 1858 से 61 तक रहे, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव डाली थी, याद रखना। और ये किसका कार्य करता है? ये खुदाई का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहाँ तक हो गया, आगे देखिए, आगे देखें तो देखिए आगे अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ठीक है, नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ठीक है। एक सेकंड बस,
सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। अब इसके नाम क्या क्या है, ये तो जानकारी थी सामान्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नंबर फर्स्ट एक है इसका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम आता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। एक नाम आता है इसका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। एक नाम आता है इसका प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। एक नाम आता है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये 5 नाम है इसके। इतने नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। और ये किस काल के अंतर्गत आती है? सिंधु घाटी सभ्यता आपके आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 सभ्यताएं, वैदिक और आपके सिंधु, और सिंधु घाटी सभ्यता को इतने नामों से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज की गई थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज की। और ये पहले पुराने समय में ये माना जाता था कि जिस सभ्यता की खोज जिस नदी के किनारे होगी या फिर जिस सभ्यता का सबसे पहले स्थल खोजा जाएगा, उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम रखा जाएगा। अर्थात 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? देखिए 1921 से लेकर के 1921 से लेकर के 1947 तक, जब तक आज़ाद नहीं हुआ था हमारा भारत, तब तक 1921 से लेकर के 1947 तक इस सभ्यता के लगभग 48 स्थल ही खोजे जा चुके थे। यानी 40 कितने? 1921 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय तक इस सभ्यता के केवल 40 स्थलों की खोज हुई थी। तो अधिकतर जो स्थल पाए गए थे 1921 से लेकर के 1947 तक, अधिकतर स्थलों की जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान ये अधिकतर स्थल उस नदी के पास पाए गए थे जिसे आज हम जिसे सिंधु नदी कहते हैं। तो अधिकतर स्थलों के सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकतर स्थल इसके उसी के आसपास वाले क्षेत्र में हैं। और ये मान्यता थी कि जिस नदी के तट पर ज़्यादातर स्थल पाए जाएंगे उसी सभ्यता को उस नदी का नाम दे दिया जाएगा, इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करें कि कांस्य युगीन सभ्यता क्या है। देखिए मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु तांबा थी। मानव ने पत्थरों के साथ जिस धातु को सर्वप्रथम प्रयोग में लाया उसका नाम था तांबा। धीरे धीरे मानव ने एक नई मिश्र धातु का निर्माण करना शुरू कर लिया और वह तांबे के साथ साथ अब तांबे के साथ साथ टिन का प्रयोग करने लगा। और टिन और तांबे को मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक नई धातु का निर्माण किया, उस धातु का नाम था कांसा। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में से 85% तांबा तथा 15% टिन मिलाकर के एक नई धातु बनाई जिसका नाम था कांसा। और कांसे का इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया। इस कारण यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अधिकतर मात्रा में कांसे का प्रयोग किया गया था, जिस कारण यहाँ पर इस सभ्यता को नाम दिया गया था कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस कांसा किसकी देन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की देन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कांसे का आविष्कार किया और इस कारण इस युग में सबसे ज़्यादा कांसे का ही प्रयोग हुआ था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। आगे बात करें तो इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया ईरान वाले क्षेत्र में। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से केवल 2 ही सभ्यताएं ऐसी थी जिसमें नगरों का निर्माण हुआ। इनमें से एक तो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं, और एक थी आपके भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन दोनों सभ्यताओं में से
सबसे अधिक मात्रा में, सबसे विकसित मात्रा में जो नगरों का निर्माण हुआ था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर नगरों का निर्माण हुआ और विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर नगर बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक स्थल यानी, ठीक है, स्थलों के अधिक, ठीक है, स्थलों का नगरीय होना, नगरीय होना। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक सिंधु सरस्वती सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? देखिए, हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 में हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए। अगर आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के अब तक इसके स्थलों की खुदाई हो चुकी है और लगभग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1500 स्थल इसके अब तक खोजे जा चुके हैं। 1500 स्थलों की अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हो चुकी है। इन 1500 स्थलों में से 80% स्थल इसके ऐसे हैं जो सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरस्वती नदी और सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित होती हैं? ये है आपके सिंधु नदी, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। सिंधु नदी यह है आपके इधर सरस्वती नदी थी जो कहाँ बहती थी? जो राजस्थान, हरियाणा और आपके पंजाब वाले क्षेत्र में, राजस्थान, हरियाणा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। तो ये थी आपकी सरस्वती नदी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 80% स्थल इन दोनों नदियों के बीच वाले क्षेत्र में ही पाए गए हैं। तो 80% स्थलों की खुदाई उस क्षेत्र में हुई है जो आज वर्तमान में सिंधु और सरस्वती नदी के बीच वाले क्षेत्र में आते थे। सरस्वती एक प्राचीन नदी है जिसे आज वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे पहले सरस्वती नदी कहते थे। एक पौराणिक नदी है। ये संगम बनाती थी आपके प्रयाग में जाकर के, त्रिवेणी संगम बनाती थी। आज ये नदी नहीं है, आज इसे घग्गर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आज ज़मीन से लगभग 66 मीटर नीचे प्रवाहित होती है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती थी, बहती थी। तो प्राचीन काल में अगर बात करें हम, तो उस समय सरस्वती यानी 1947 से अब तक 80% जो स्थल हैं इसके वो सरस्वती एवं सिंधु नदी के बीच वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। इसलिए इतिहासकारों ने, पुराविदों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखना उचित समझा, क्योंकि अधिकतर स्थल इसके इन दोनों नदियों के बीच वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल सी जानकारी थी, सामान्य जानकारी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। ठीक है, और क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आगे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपको क्लास आएगी वो आपको लगभग कम से कम 2.5 घंटे की क्लास आपकी रहेगी। तो कंटिन्यू इस क्लास को करिए। ठीक है, बेसिक सी जानकारी मैं वहाँ भी दूंगा इस तरीके से इसमें, जिससे कि आपको शुरू से, जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे तो शुरू से देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते। चलिए।